हेलो स्टूडेंट्स, एक बारी फिर आपके सामने आज नीट 2023 बायो पेपर एनालिसिस को लेकर आई हूँ। सून आफ्टर द एग्ज़ाम एक वीडियो हमने डाली थी, उसमें मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस किया था, एक सरसरी नज़र डाली थी हम लोगों ने कि एक्चुअली बायो के पेपर की क्या कहानी थी इस बार नीट 2023 में। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगराइज करेंगे चीज़ों को बायो को लेकर कि दैट सेक्शनल वाइज कितना 11वीं से क्वेश्चंस पूछे गए, कितना 12वीं से पूछे गए, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, कौन सी क्लास से ज़्यादा बात की गई, किस टॉपिक को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप तुम सभी का पेपर अच्छा गया होगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नहीं ठीक कर पाए, नहीं जिनके नंबर कम आ रहे होंगे, कहीं कोई चूक हो गई है बच्चों, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली कहाँ चूके, आपके कौन से टॉपिक हाथ से छूट गए जो कि आप नीट 2024 में फोकस कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास वाइज बात करें, 11वीं का वेटेज ज़्यादा रहा इस बार और 12वीं का वेटेज कम रहा। 11वीं से 57% पूछा गया, 12वीं से 43% पूछा गया। अब ये हम लास्ट वीडियोस में भी मैं कई बार बोली आपको कि 11वीं 12वीं से इक्वल वेटेज रहता है हर बारी, लेकिन इस बारी एनटीए ने 11वीं को ज़्यादा फोकस किया एंड 11वीं में टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11वीं से ज़्यादा वेटेज आ सकता है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये हर बार की कहानी है नीट एग्जाम की, हमेशा की तरह इस बार भी बॉटनी में ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आप जब आप पेपर देखोगे तो इसी तरीके से आपके पेपर में आता है कि बॉटनी 50 क्वेश्चन, जोलॉजी 50 क्वेश्चन, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जिनके क्वेश्चंस आपको जोलॉजी के टॉपिक के क्वेश्चंस बॉटनी में मिलेंगे और बॉटनी के टॉपिक के क्वेश्चंस जोलॉजी में मिलेंगे क्योंकि यूनानिमस टॉपिक हैं। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ओवरऑल, जैसे जेनेटिक्स की बात करूं तो उसमें आपको जोलॉजी में भी देखने को मिला और बॉटनी में भी देखने को मिला। तो बेसिकली बॉटनी से थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा आपको नीट 2023 में मिला। नेक्स्ट इज बॉटनी क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बॉटनी के टॉपिक्स क्लास 11th एंड क्लास 12th में जो टॉपिक्स हैं आपके, उसमें से कितना परसेंटेज रहा, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो डिवाइड होते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। सेक्शन ए हैव 35 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आपको सारे अटेंड करने हैं। हाँ, आपका जो सेक्शन बी वाला पार्ट होता है इसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं और हमें वाइजली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें हम 100% श्योर हैं कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली सेक्शन ए की बात करें, क्लास 11वीं से 46%, क्लास 12वीं से 54% आपको देखने को मिला, यानी कि 12वीं को वेटेज ज़्यादा दी गई सेक्शन ए में। सेक्शन बी की बात करने जस्ट वाइस वर्सा कंडीशन थी, 15 क्वेश्चन थे जिसमें क्लास 11वीं के 60% पूछा गया और क्लास 12वीं से 40% पूछा गया। तो इस तरह से सेक्शन ए और सेक्शन बी का डिवीजन रहा क्लास 11th एंड 12th। आगे बात कर लेते हैं जोलॉजी का, जोलॉजी में किस तरह से पूछा गया। तो जोलॉजी की बात करें, सेक्शन ए में अगेन क्लास 12 से ज़्यादा पूछा गया, क्लास 11 से कम पूछा गया, 57% फ्रॉम 12th एंड 43% फ्रॉम क्लास 11th। सेम गोज टू क्लास 12th, आई मीन सेक्शन बी, जैसे हमने वहाँ देखा था बॉटनी के डिस्क्रिप्शन में, सेम गोज टू जोलॉजी में 11वीं से ज़्यादा पूछा गया सेक्शन बी में और 12वीं से कम पूछा गया, 80% फ्रॉम क्लास 11th एंड 20% फ्रॉम क्लास 12th। तो ये तो बात कर ली हमने कि सेक्शन ए और बी में क्लास 11वीं से और 12वीं से कितना परसेंटेज रहा। अब बात कर लेते हैं यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्लास 11th में भी यूनिट्स हैं, क्लास 12th में भी यूनिट्स हैं। ये सारी यूनिट्स मैंने यहाँ पे इस तरह से डाली हैं और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन सी यूनिट से आया है ये बात हमको ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि इस चीज़ को हम अगर ध्यान में रखें तो हम एक्चुअली अपना लाइन ऑफ एक्शन, अपनी लर्निंग को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आओगे ये सोचते हुए आओगे कि मैं अच्छे से करके आया हूँ, क्योंकि आपका फोकस बिल्कुल डायरेक्शन पे था। समझ रहे हो बच्चों? तो बेसिकली अगर हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात करें, 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट आपको डाइवर्सिटी से देखने को मिले। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, 9 क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हर बारी मैं क्लास में ये बात बोलती हूँ, आई गेस सारे टीचर्स ये बात बोलते होंगे कि ये यूनिट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड देन दी बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 टॉपिक आपके इस यूनिट में है। सिंगल यूनिट से यू गॉट 17 क्वेश्चंस। तो आप सोच सकते हो कि आपका फोकस क्या होना चाहिए फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट। यू कैन सी
सेल का जो आपका पूरा यूनिट है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे यहाँ से आए, 17 क्वेश्चंस पूछे गए। प्लांट फिजियोलॉजी से यू गॉट 11 क्वेश्चन। ह्यूमन फिजियोलॉजी से एज ऑलवेज आपके 7 टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ये हर बारी हम बोलते हैं क्लास में, सेम गोज हियर। प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपके 6 टॉपिक्स हैं, तो हर बारी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्शन 4 टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि आपको अभी हम देखेंगे आगे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज भी कि आपको इसमें से ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, तो दिस यूनिट इज आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, राइट, 12 क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखने को मिले। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 4 क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी 5 क्वेश्चंस। अब ये भी हम बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में 2 टॉपिक्स आप देखते हो, जिसमें से पहला टॉपिक में तो अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक्चुअली ये 5 क्वेश्चन पहले टॉपिक से पूछे गए हैं। सेकेंड टॉपिक को नीट ने, एनटीए ने इस बार बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि हर बारी आप देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ सिंगल बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन टॉपिक। समझ आ रही बात? तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, आपका फोकस स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? यहाँ से होनी चाहिए। 17 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक। फिर आपका, हम हमेशा ये बात बोलते हैं और हर टीचर ये बात बोलता होगा कि प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स है, कोई टॉपिक को कभी भी निग्लेक्ट नहीं किया जाता, हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, एंड द टॉपिक्स आर वेरी इजी एंड कंसेप्चुअल, तो आप बहुत अच्छे से अपनी ग्रिप में करके नंबर बना सकते हो बायो में। आगे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये तो कई बारी क्लास में डिस्कशन हुई थी कि अगर हम इसके बेसिस पे बात करें बायो के पेपर को, तो 2022 और 2023 का पेपर मोर और लेस सिमिलर रहा, द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द बेसिस। तो पिछली बार भी आपने देखे थे कॉलम वाइज क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन, देन असर्शन रीजन क्वेश्चन, यही चारों पैटर्न थे क्वेश्चन के, एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन आर आस्क्ड, देयर इज अ क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा नंबर के हैं तो फिर पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल की तरफ चला जाता है। तो मैं ये बात करूंगी, बायो का पेपर वाज इजी इन द सेंस इट वाज ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी, कहीं आपको नहीं जाना, एनसीईआरटी में ही घूमना है, वही गोते लगाने हैं, वहीं तैर के आ जाओ। प्लीज डू नॉट रेफर एनी अदर बुक except NCERT is just a Bible for exam। NCERT एक बाइबल है आपके एग्जाम के लिए, अगर उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर नीट एग्जाम फॉर बायो पेपर। समझ रहे हो बच्चों? तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर तुम्हारे आते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, दैट मेक्स पेपर डिफिकल्ट, अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर आल्सो स्ट्रेट अवे फ्रॉम NCERT। तो हम देख रहे हैं, यू नो व्हाट, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन। ये वाला जो सेक्शन होता है ना, सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर तुम पेपर देखे हो तो उसमें हर सिंगल क्वेश्चंस में देयर आर 5 स्टेटमेंट्स गिवन। तो अगर हर सिंगल स्टेटमेंट में 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, हर सिंगल क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो तुमको हर क्वेश्चन, हर स्टेटमेंट को रीड करना है। फिर तुम्हारा ऑप्शन इस तरह से बनाए ABC, BCD, AB और D ओनली, तो दैट मेक्स द क्वेश्चन डिफिकल्ट। अदरवाइज अगर तुम स्टेटमेंट्स की बात करोगे तो इट इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम NCERT, बट देन यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम फॉर रीडिंग द क्वेश्चन एंड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कि NTA भी बहुत ही क्लेवर तरीके से, स्मार्ट तरीके से लाइन को चेंज करता है कि अगर आप पढ़े हो अच्छे से, NCERT को आपने समझा है, जाना है, पढ़े हो, उस पर ध्यान दिया है, तभी आप उस लाइंस की जो टर्न एंड ट्विस्ट हुई है उस चीज़ को आप गेस कर पाओगे। अगर कहीं आप चूक गए NCERT पढ़ने से, तो समझ लो ये क्वेश्चंस बिकम्स मच डिफिकल्ट फॉर यू, these kind of questions, and you know this is the area where you lose your marks in case of biology। समझ रहे हो बात को? एक ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाते हैं, प्लस दूसरे आपके असर्शन रीजन क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि अच्छा, इस बार एनटीए ने एक और भी बहुत ही स्मार्ट मूव किया। असर्शन रीजन के लिए ना हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमारा ए ऑप्शन ये सेट है, बी ऑप्शन इसलिए सेट है, सी ऑप्शन इसलिए सेट है, डी ऑप्शन इसलिए सेट है। एनटीए ने क्या किया इस बार, हर क्वेश्चन में ऑप्शन को बदल दिया। आप हमेशा ए पे इसलिए जाते हो कि असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन एनटीए ने इस बार इस ऑप्शन को सी ऑप्शन में भी दिया और डी ऑप्शन में दिया फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस। तो जो बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़े हैं, जल्दी जल्दी में उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको तो यही हम पढ़ के आए हैं तो फिर यही ऑप्शन होगा, तो वो बच्चे जरूर गलत करके आए होंगे। तो
एक्चुअली उसे हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइंड। स्पीड इज एक्चुअली, नीट जो है आपका स्पीड इंटेंसिटी बेस्ड एग्जाम है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रिप करते हो, पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो और एनसीईआरटी से लिंक करते हुए अपने क्वेश्चन को आंसर करते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर बायो पेपर, क्योंकि हम मानते हैं ये बात और मैं क्लास में बार बार बोलती हूँ ये बात कि बायो को हमें सबसे कम टाइम इन्वेस्ट करना है, मेन टाइम हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे कम टाइम तुम बायो को तभी दे पाओगे अगर तुम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए हो। कहीं तुमसे अगर एनसीईआरटी में चूक हुई है तो ये स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस भी गए तुम्हारे, असेशन रीजन, एंड ये क्वेश्चंस भी तुम्हारे हाथ से गए, क्योंकि बहुत ही क्लेवरली और स्मार्टली एनटीए लाइंस को चेंज करता है, बट अदरवाइज दीज लाइंस आर ऑल्सो फ्रॉम स्टेट अवे एनसीईआरटी। इसलिए मैं ये बात बोलती हूँ कि बायो का पेपर वॉज वेरी ईजी बट अ लिटिल लेंदी एंड tricky paper in the sense for those students who didn't go through NCERT thoroughly. समझ आ रही बात बच्चों? तो आप देख रहे हो अगर इसको कैलकुलेट करोगे देयर आर 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। अदरवाइज आप बाकी क्वेश्चंस की बात करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, एक द क्वेश्चन एंड द 4 ऑप्शंस स्ट्रेट अवे तुमको मार्क करना है। उन क्वेश्चंस को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और वो अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तभी तुम उस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचोगे। समझ रहे हो बच्चों? तो बायो इज एक्चुअली एन ईजी पेपर, बट व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट कि तुम एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़ के आए हो एग्जाम में। बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो 40% ईजी मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आर देयर, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रिकॉल करना है एनसीईआरटी का, एंड यू हैव टू मार्क। मॉडरेट लेवल, फिर वही क्वेश्चंस की बात कर लेती हूँ मैं, जिसमें 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर कॉलम वाइज क्वेश्चन होते हैं। उसमें भी आप देखोगे अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हो तो यू नो व्हाट, कॉलम वाइज लिस्ट वाइज में ना आपको अगर एक भी ऑप्शन सही से आता है, अच्छे से आप पढ़े हो एनसीईआरटी से, और अगर उस ऑप्शन में वही एक सही दिया है तो आप पहले ही ऑप्शन में उसको सही मार्क कर सकते हो, पहले ही आपके कॉलम में सही मार्क कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन ट्रिकी बन जाते हैं अगर तुम नहीं पढ़े हो एनसीईआरटी ठीक से। अगर एनसीईआरटी ठीक से पढ़े हो सो दीज आर आल्सो इजी क्वेश्चंस, तो इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल 30% मैंने इसलिए डाला है क्योंकि तुम 30 क्वेश्चंस ऐसे पाओगे बायो के एग्जाम में जिसमें कि तुम्हारे 18 क्वेश्चंस, आई मीन 18 to 18 क्वेश्चंस एंड 12 क्वेश्चंस आर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सेशन रीजन क्वेश्चन, एंड देन कॉलम वाइज क्वेश्चन। तो इस वजह से ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हो जाता है बच्चों के लिए जो बच्चे एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ के गए हैं। अदरवाइज अगर मैं ओवरऑल बात करूं, पूरा पेपर की बात करूं, सो इट इज क्वाइट इजी टू मॉडरेट लेवल बट डिफिकल्ट फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअली हु डिडंट गो थ्रू वेल थ्रू एनसीईआरटी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखो ये क्लास 11th का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस क्वेश्चन से, किस टॉपिक से तुमको कितना क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, अब जैसे हम वहाँ बोले थे यूनिट वाइज मैंने आपको बताया था, तो यहाँ भी मैं अगर ये आपसे बात करूँ this topic, structural organization, cell the unit of life, biomolecules, cell cycle, इन तीनों टॉपिक से टोटल क्वेश्चंस आस्क आर 17 क्वेश्चंस। समझ रहे हो बात को? तो दिस यूनिट बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिससे हर बारी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं 22 के पेपर में भी, अगर तुमने देखा है, पीवाईक्यूज किए होंगे जरूर, तो वहां भी तुमने देखा होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हर बारी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इस बारी एनटीए ने से बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सेम गोज टू लिविंग वर्ल्ड, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन था वायरसेस के ऊपर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि वायरसेस म्यूटेट एट फास्टर रेट, तो वो तुम जेनेटिक्स का भी बोल सकते हो, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हो, क्योंकि उसमें आरएनए की बात की थी। आरएनए हैज एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन वायरस सो दैट म्यूटेट एट फास्टर रेट। समझ रहे हो बच्चों को? तो अगर हम बात करें as a topic from biological classification, there is no single question asked straight away. तो बेसिकली इन दोनों टॉपिक्स को एनटी ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये भी बात बोलूँगी, क्योंकि 2023 में इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो हम ये नहीं समझेंगे कि 2024 में भी नहीं आएंगे। हम पढ़ के जाएंगे उन टॉपिक्स को एटलीस्ट उतना ऑन द बेसिस ऑफ द पीवाईक्यूज। आपके जो इसमें भी जितने 3 किंगडम की बात की है, वायरसेस की बात की है, 2 किंगडम तुम सेपरेट पढ़ते हो, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में, तो इतना एक सरसरी नज़र एनसीईआरटी की रेफरेंस में बेसिक से ज़रूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि अगर 23 में नहीं आया है क्वेश्चन तो ज़रूरी नहीं है कि 24 में भी नहीं आए। तो बेसिकली हम बात करें, दोनों टॉपिक्स को इग्नोर किया, सबसे ज़्यादा वेटेज इस टॉपिक का है। एंड देन वी हैव 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ द फ्लावर
फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम प्लांट किंगडम एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एनिमल किंगडम। देख रहे हो, तो ये जिससे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, ये भी टॉपिक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअली अब 2024 में एग्जाम को लिखने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को बेस मानना, क्योंकि ये एक ऐसा एनालिसिस है जिसकी बेसिस पे आपका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हमको ऐसे पढ़ना है टॉपिक को। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से, कौन सी क्लास से, एनसीईआरटी में कौन से पेज पे ये बात दी है, तो आपको और क्लैरिटी होगी कि आपको एक्चुअली फोकस आपकी एनसीईआरटी की लाइन को लर्न करने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, लीविंग द फर्स्ट 2 टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11th। अब बात कर लेते हैं क्लास 12th की। अब देखो कितनी मज़े की बात है जो इस बारी एनटीए ने किया है, एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर दिया एनटीए ने। एक इसकी बात कर ले, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें तुम देखना इंसुलिन का हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जीन थेरेपी से क्वेश्चन आता है हर बारी। तो ये दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बायोटेक प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशंस के टॉपिक हैं, हर बारी तुम देखोगे ना इंसुलिन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, हर बारी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन इस बारी नहीं दिया गया। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सेम गोज टू दिस टॉपिक। हर साल एक क्वेश्चन आता है, हम बच्चों से कहते हैं ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, 10 साल से रिपीटेड सेम क्वेश्चन आ रहा है। एंड यू नो व्हाट, अब ये एनालिसिस और डिटेल में देखेंगे इस बात को बाद में कि रिपीटेड भी क्वेश्चंस आए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस आए। इसलिए मैं क्लास में बोलती हूँ हर बार ये बात बच्चों कि जितने भी एमसीक्यूज हैं तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट अभी क्लास 12th का बोर्ड का एनालिसिस भी डाला था, तो वहाँ भी मैंने बात बोली थी कि ये भी क्वेश्चंस तुम बेस मान के चलो नीट एग्जाम के लिए, और अगर तुमने सही से चीज़ों को समझा है, लिंक किया है, तो तुम देखोगे जो बात तुम्हारी 12th बोर्ड के एग्जाम में आई है बायो में, उससे रिलेटेड सिमिलर 2 क्वेश्चंस तुम्हारे नीट एग्जाम में हैं। जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो इस बात को भी बताऊंगी मैं आपको कि एग्जाम्पलर से कौन सा क्वेश्चन लिया और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन कैसे लिया एनटीए ने इस बार डायरेक्टली। समझ रहे हो बच्चों, तो हम चीज़ों को थोड़ा लिंक करके, फोकस करके, बात को समझ के पढ़ेंगे ना, तो पेपर इज़ वेरी इजी फॉर स्टूडेंट्स। समझो बच्चों, तो ये दोनों टॉपिक इग्नोर किया गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों टॉपिक्स जेनेटिक्स के, जैसा कि कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेम गोज टू 23 ऑल्सो। मॉलिक्यूलर बेसिस से सिंगल टॉपिक 7 क्वेश्चन आस्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल टॉपिक 4 क्वेश्चंस आस्ड। तो टोटल यूनिट से हमें 11 क्वेश्चंस देखने को मिले, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर रैंक, टू हैव अ गुड स्कोर। किसी भी टॉपिक से, सिंगल यूनिट से अगर 11 क्वेश्चंस तुमको मिल रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो कि वो यूनिट तुम्हारी स्कोर के लिए, रैंक के लिए, एडमिशन के लिए, सीट के लिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। समझ रहे हो बच्चों, तो प्लीज़ अब 24 के बच्चों के लिए भी मैं यह बात बोल रही हूँ कि ये दोनों टॉपिक को प्लीज़ अच्छे से करेंगे। एंड हाँ, सबसे ज़रूरी बात, एनटीए इन टॉपिक से पेपर स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी से बनाता है। बच्चे, ये टॉपिक थोड़े कंसेप्चुअल है, बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से, इधर उधर किताबों को ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करो बच्चों। एनसीईआरटी पढ़ो, अपने टीचर को टीचर से सुनो अच्छे से बात, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उनसे समझो ये टॉपिक, और आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही रखनी है इन दोनों टॉपिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्लास 12 से जेनेटिक्स से मिले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो 5 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ भी देखने को मिले। बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जैसे हमने बात की, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब तुम देख रहे हो ये सिंगल यूनिट इकोलॉजी, 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ सिंगल यूनिट इकोलॉजी। इकोलॉजी तो हम बच्चों को बोलते हैं यार, जो लोअर क्लासेस में पढ़े हो ना, उसी को थोड़ा मॉडिफाई तरीके से दिया हुआ है, कुछ नई बात नहीं दी है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन पे हर साल तुम्हारा क्वेश्चन, वो डिफरेंट इंटरैक्शंस दी हुई है तुम्हारी, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। तो बेटा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं बोलती हूँ क्लास में कि बेटा वो जो चार्ट दिया हुआ है ना तुम्हारा, ये सारी इंटरैक्शंस का 6 इंटरैक्शंस दिए हैं, उस यूनिट को बाय हार्ट लर्न कर लो विद एग्जाम्पल्स। या तो तुमसे एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे, या डायरेक्टली तुमको चार्ट से क्वेश्चन आ जाएंगे। इस बार डायरेक्टली तुमको चार्ट से क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस यूनिट में, इकोलॉजी की यूनिट में, जो तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ PYQs ज़रूर कर, तुम लोग ने ज़रूर किए भी होंगे। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं उनके लिए ये बात मैं बताऊं कि 30% ऑफ द बायो पेपर एवरी ईयर रिपीटेड। तो समझ रहे हो तुम लोग कि कितना इंपॉर्टेंट है PYQs करना, समझने के लिए कि एक्चुअली हमें बायो कैसे पढ़नी है फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
आई होप तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। देखने के बाद प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड, कि सारी कहानी समझ में आए, स्पेशली फॉर नीट 24 स्टूडेंट्स, कि तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं नीट बायो पेपर का 23 का, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, कहीं और नहीं जाना तुम्हें, सिर्फ एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है। इजी लेवल इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हैं। अब अगर तुम एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ के गए, मजे मजे में पेपर को देने गए, तो फिर तो कोई, हम भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते बेटा। अगर आप पेपर के लिए डिटरमिन्ड हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप एनसीईआरटी को ट्रीट करो लाइक एनीथिंग। जो तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज़ है उसको एनसीईआरटी मान लो और उसके हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ो, टू बी अ डॉक्टर एंड टू गिव द एग्जाम फॉर नीट 24। समझ रहे हो बच्चों? तो इसी लेवल पेपर था क्योंकि एनसीईआरटी से पूछा गया। 11th क्लास वेटेज इज मोर इन नीट नीट 2023। तो तुमको 11वीं से ज़्यादा क्वेश्चन आए, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। एंड 11वीं में टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11वीं से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, तुम देखोगे अभी जैसे हमने देखा, एनालिसिस किया, सेक्शन बी में दोनों ही केस में, चाहे जोलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, दोनों ही केस में तुमको सेक्शन बी में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यानी कि सेक्शन बी का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू सेक्शन ए। तो कंसेप्चुअली तुम्हें पढ़ के जाना है 11वीं के टॉपिक्स को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कंसेप्चुअल। अगर मैं लास्ट यूनिट की बात करूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, तो समझ रहे हो बात को? 11वीं के ज़्यादा टॉपिक्स है, 11वीं से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो फोकस तुम्हें वैसे ही रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, है ना। तो बेसिकली ये टॉपिक्स ऐसे थे जैसा हमने अभी देखा, इकोलॉजी से 12 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले, जेनेटिक्स से तुम्हें 11 क्वेश्चन देखने को मिले, ह्यूमन फिजियोलॉजी से तुम्हें 11 क्वेश्चन और प्लांट से तुम्हें 12 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज हमेशा से ज़्यादा रही है नीट एग्जाम में, और इस बार भी ज़्यादा रही। तो तुम्हारा ये फोकस होना चाहिए। अब तुम समझ रहे हो, अगर 4 टॉपिक से तुमको 1 से 11, 1 से 12, 1 से 13 इस टाइप से आ रहे हैं, तो तुम्हारे 50 क्वेश्चन तो इसी 4 यूनिट से बन गए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड तुम्हारा इकोलॉजी। तो तुम्हारे सिंगल 4 यूनिट से तुम्हारे 50 क्वेश्चंस बन गए। तो तुम किस तरह से तुम्हारी लर्निंग होनी चाहिए फॉर बायो पेपर फॉर नीट, आप समझ सकते हो। तो व्हाट आई एम ऑल ट्राइंग टू से, दिस इज द एनालिसिस बेसिकली बेस्ड ऑन नीट 2023 पेपर, कि तुमको 24 के लिए कैसे पढ़ना है। जो बच्चे 23 में चूक गए, रह गए किसी भी वजह से, हो सकता है वो दिन आपका अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इसमें इन जैसे कंपटीशन में दी लक कंट्रीब्यूट्स अ मेजर अमाउंट। तो हो सकता है दैट डे इज़ नॉट योर डे, बट वील नॉट लूज होप, वील कंटिन्यू विद आवर ड्रीम। हम अपने सपने को नहीं छोड़ेंगे और हम अपने सपने को वैसे ही बरकरार रखेंगे। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे जो हम 23 में नहीं कर पाए वो हम 24 में करके दिखाएं, और हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। तो आई होप तुमको ये एनालिसिस के इसके बेसिस पे समझ आई होगी बात, कि अब हमें 24 के लिए कैसे पढ़ना है। दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।